Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Management by Ms. Bushra. So in today's lecture, we are going to discuss the modern management theories. Under modern management theories, we are going to discuss system approach, contingency theory or the contingency approach, quantitative theory or the quantitative approach under the modern management theories. So let us begin with the lecture. जब भी हम मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरीज की बात करते हैं तो मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरीज जैसे हमने क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरीज पढ़ी, हमने न्यू क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरीज पढ़ी, उसी की तरह मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरीज दे ऑफर वैल्यूएबल इंसाइट्स एंड वेरियस अप्रोचेस कि किस तरीके से हम एक अपने ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस और लीडरशिप को इन्हांस कर सकते हैं. Organizations can definitely improve their decision making, their efficiency, their adaptability by understanding these theories. Okay, so under modern management theories, we have system approach, we have contingency approach, and we have quantitative approach. Okay, so let us discuss the first approach, which is the system approach. See, the most important thing which you have to remember from exam point of view are सिस्टम अप्रोच में सबसे पहले द फादर ऑफ सिस्टम अप्रोच कौन है? लुडविग वॉन बर्टन बर्टलैंफी. ठीक है, ही इज नोन एज द फादर ऑफ सिस्टम अप्रोच. ठीक है, सो रिमेंबर दीज नेम्स बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन आपके मैचिंग में इस टाइप से आते हैं कि कौन कौन कंट्रीब्यूटर्स हैं पर्टिकुलर अप्रोच या थ्योरी के. सो दिस पर्सन लुडविग इज नोन एज द फादर ऑफ सिस्टम अप्रोच. रिमेंबर दिस नेम. अपार्ट फ्रॉम हिम, just remember these key contributors. One is this, which I already told, Ludwig. Then there is Chester Bernard, also associated with system approach. Then there is Herbert A. Simon. Again, he is associated with system approach. And along with them, there is Daniel Katz, Robert L. Kahn, Richard A. Johnson, Cast, and Rosenberg. So, जो yellow से highlighted है, just remember this name. These names are associated with system approach. तो जो आपके questions possible हैं इसमें matching या who all are associated with system approach, so you should remember these names. So ये कंट्रीब्यूटर्स रहे जो उन्होंने सिस्टम अप्रोच में अपना कंट्रीब्यूशन दिया. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिस्टम का मतलब क्या होता है. सिस्टम मतलब क्या होता है? व्हेन यू आर वर्किंग टुगेदर इन अ सर्टेन एनवायरनमेंट एंड यू आर ट्राइंग टू ब्रिंग टुगेदर और कंबाइन समथिंग, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ये सिस्टम है. एक सिस्टम में हम काम करें, कई सारी चीज़ों को जब आप एक साथ लेके आ रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, यू आर ब्रिंगिंग देम टुगेदर, सो यू आर अ पार्ट ऑफ द सिस्टम. ठीक है, तो सिस्टम इज अ सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड एंड इंटर रिलेटेड एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स और पार्ट्स टू अचीव सर्टेन गोल्स. तो सिस्टम क्या है? बहुत सारे इंटरकनेक्टेड एलिमेंट्स हैं या बहुत सारे इंटरकनेक्टेड पार्ट्स या कंपोनेंट्स हैं जहाँ पे एक साथ मिलके सब काम करें टू अचीव सर्टेन गोल्स. और उस पूरे सिनारियो को, उस पूरी चीज़ को हम बोले सिस्टम. तो सिस्टम हैज़ थ्री सिग्निफिकेंट पार्ट्स. ओके, तो सिस्टम में तीन पार्ट्स होते हैं. कौन कौन से हैं? द नंबर वन, इट इज एवरी सिस्टम इज गोल ओरिएंटेड एंड इट मस्ट हैव अ पर्पस और ऑब्जेक्टिव टू बी अटेन्ड. ऑल राइट, तो हर सिस्टम जो है गोल ओरिएंटेड होता है और हर सिस्टम में देयर हैज टू बी अ पर्पस और ऑब्जेक्टिव टू बी अटेन्ड. ओके, तभी हम कहेंगे सिस्टम. तो हर सिस्टम में क्या है? गोल ओरिएंटेड है और एक पर्पस या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए हर सिस्टम में. सेकेंड इज इन डिजाइनिंग द सिस्टम वी मस्ट स्टैब्लिश द नेसेसरी अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट्स. तो जब भी हम कोई सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, वी मस्ट स्टैब्लिश द नेसेसरी अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट्स. जैसे मैंने बताया, हर सिस्टम में कंपोनेंट्स होते हैं, इंटर रिलेटेड एलिमेंट्स होते हैं. तो एक सिस्टम को डिजाइन करने के लिए वी मस्ट स्टैब्लिश द नेसेसरी अरेंजमेंट जिससे वो कंपोनेंट्स को हम एक साथ लेके आ पाए.
ठीक है। थर्ड इज इनपुट्स ऑफ इंफॉर्मेशन मटेरियल एंड एनर्जी आर एलोकेटेड फॉर प्रोसेसिंग एज पर प्लान सो दैट द आउटपुट्स कैन अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सिस्टम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी कोई भी इंफॉर्मेशन है या कोई मटेरियल या कोई एनर्जी है, इन सारी चीज़ों को इनपुट्स, इन सबको इनपुट्स बोल रहे हैं हम। तो ये सारी चीज़ों को सही जगह पे हम एलोकेट करेंगे सो दैट हम आगे की प्रोसेसिंग कर सकें एज पर द प्लान जो भी हमने डिसाइड किया है। जैसे मैंने बताया हर सिस्टम में गोल होता है, तो उस गोल को उस प्लान के अकॉर्डिंगली चलने के लिए हम ये सारी इनपुट्स को सही जगह एलोकेट करेंगे ताकि हमारे जो आउटपुट्स हैं वो हमें नेसेसरी टाइम पे वो आउटपुट हमें सही राइट आउटपुट हमें मिल पाए और हम उस गोल या ऑब्जेक्टिव ऑफ द सिस्टम को अचीव कर पाए। तो एवरी अगेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको याद रखनी है, हर सिस्टम में एवरी सिस्टम हैज 5 मेन पार्ट्स, ये इनपुट, प्रोसेस, ठीक है, आउटपुट, फीडबैक और एनवायरनमेंट। तो ये 5 पार्ट्स होते हैं सिस्टम में। तो इनपुट क्या हो गया, जैसे मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी एक सिस्टम है, ठीक है। तो आप जो है रॉ मटेरियल्स, लेबर काम कर रहा है, रॉ मटेरियल है, सारी रिसोर्सेज हैं, तो वो क्या है हमारे लिए इनपुट, ठीक है। आप जो है उसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए बीच में बहुत सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं, मशीन में डाल रहे हैं इनपुट्स को, लेबर मेहनत कर रहा है, एवरीथिंग, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन। तो वो जो आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए बीच में जो चीज़ चल रही है वो क्या है, प्रोसेस। अब जो हमारे लिए फाइनल गुड्स निकल रहे हैं, फाइनल प्रोडक्ट्स या सर्विस जो बन रहे हैं, वो क्या है, आउटपुट, ठीक है। अब ये जो भी प्रोडक्ट या सर्विस बना है वो कौन कंज्यूम करेगा, कस्टमर, कस्टमर के पास जाएगा, पब्लिक के पास जाएगा, ठीक है। अब कस्टमर जो है या तो उस चीज़ से खुश होगा या तो उतना सेटिस्फाई नहीं होगा। तो कस्टमर आपको, कस्टमर का जो रिस्पॉन्स है, इधर इट इज पॉजिटिव और इट इज नेगेटिव, ठीक है, वो हमारे लिए क्या है, फीडबैक है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका एनवायरनमेंट। अब ये सारी जो भी चीजें हो रही हैं वो किस में हो रही है, एनवायरनमेंट में हो रही है। दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दोनों ही हमारे पूरे सिस्टम का एक, पूरे सिस्टम में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। कॉम्पिटिटर्स, पब्लिक, कस्टमर्स, एम्प्लॉयज, management structure, organization structure, etc. So everything, that all thing is environment. The surrounding in which we are surviving or in which the system operate is a environment. है। अब हमारी नेक्स्ट जो अप्रोच आती है वो है कंटिंजेंसी अप्रोच। देखिए कंटिंजेंसी का नॉर्मली मतलब क्या होता है, समथिंग विच मे और मे नॉट हैपन इन फ्यूचर, जो थोड़ा सा अनसर्टेन है, जो चीज़ की हम गारंटी नहीं ले सकते, वो क्या है, कंटिंजेंसी। और जैसे हम अकाउंट्स में कहते हैं कंटिंजेंसी अप्रोच, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, बैकअप प्लान लेके चल रहे हैं कि अगर कल को ऐसा हो गया तो हम कैसे डील करेंगे। तो उसी तरीके से यहाँ पे कंटिंजेंसी अप्रोच में again you should remember the name of the major contributors. Just remember these names: Fred E. Fiedler, Paul R. Lawrence and J. W. Losh. So these are the major contributors of the contingency approach. ठीक है। अब जैसे मैंने बताया contingency की मीनिंग, तो the word contingency means dependence on situation, something which is dependent on the situation or circumstance। कोई ऐसी चीज जिस जो dependent है एक particular situation या सर्कमस्टांसेस पे, उसे हम क्या बोलते हैं, कंटिंजेंसी। तो कंटिंजेंसी अप्रोच ये स्टेट करता है दैट देयर इज नो बेस्ट वे टू मैनेज। तो ये अप्रोच क्या कहता है कि चीज़ें मैनेज करने के लिए कोई एक बेस्ट वे नहीं होता है, रैदर सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि कौन सी सिचुएशन है, कौन सा सर्कमस्टांस है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम वे ढूंढेंगे मैनेज करने का। सो द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन डिपेंड्स अपॉन इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिचुएशन। इंटरनल सिचुएशन कैसी है, एक्सटर्नल सिचुएशन कैसी है, उसके अकॉर्डिंगली हम
रास्ता ढूंढेंगे, उसके अकॉर्डिंगली हम मैनेज करने का तरीका ढूंढेंगे। ऐसा नहीं है कि प्लान ए जो है उससे ये वाली सिचुएशन हैंडल होगी, तो जब भी वो सिचुएशन आए हर बार प्लान ए को ही हम लगाएंगे। नो, इट डिपेंड्स ऑन अभी क्या सिनारियो है, अभी सिचुएशन क्या है। सो कंटिजेंसी अप्रोच का मतलब क्या हो गया, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली हम चीज़ें ढूंढेंगे, डिसाइड करेंगे कि हमें कैसी चीज़ें मैनेज करनी है। और ये सजेस्ट यही करता है, देर इज़ नो बेस्ट वे टू मैनेज, रादर एवरीथिंग डिपेंड ऑन द सिचुएशन और द सर्कमस्टांस। तो जो कंटिजेंट लीडर्स होंगे वो कैसे होंगे, ऑब्वियसली फ्लेक्सिबल होंगे। क्यों? क्योंकि उनकी जो सोच है वो किस पे डिपेंडेंट है, सिचुएशन पे। उनका कहना है कि जो सिचुएशन जैसी होगी उसके अकॉर्डिंगली ही हम काम करेंगे। So they are flexible in choosing and adapting to the strategies to suit the change in situation at a particular period of time. Alright, तो ये था हमारा contingency approach। ठीक है, तो लास्ट अप्रोच हमारा आता है वो है क्वांटिटेटिव अप्रोच। नाउ आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, क्वांटिटेटिव समथिंग रिलेटेड टू नंबर्स। तो अगेन इसमें क्वांटिटेटिव अप्रोच को हम मैनेजमेंट साइंस अप्रोच भी कहते हैं। और ये अप्रोच जो है मैथमेटिकल मॉडल्स या स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स या क्वांटिटेटिव एनालिसिस को यूज़ करता है डिसीजंस लेने के लिए, मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग के लिए ये यूज़ करता है मैथमेटिकल मॉडल, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस को। ठीक है, तो दिस अप्रोच एम्फसाइजेस द यूज़ ऑफ मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल टूल्स। तो मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल टूल्स को ये यूज़ करता है कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट। So, this approach, कुल मिला के, it uses mathematical and statistical tools to solve the complex management problems and उसके थ्रू ये डिसीजन मेकिंग करता है। ठीक है, अगेन इसमें भी आपको कंट्रीब्यूटर्स के नेम याद रखने हैं, सी वेस्ट चर्चमैन, रोजल एल एकॉफ एंड हर्बर्ट साइमन। ठीक है, these are some of the names which are associated with the quantitative approach. I hope you all would have understood today's lecture. एंड अगर आपको लेक्चर समझ में आया हो तो प्लीज़ मोटिवेट मी बाय सिंपली प्रेसिंग द लाइक बटन, द शेयर एंड सब्सक्राइब बटन। एंड और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।